मैम फिर से हाँ, फिर से बता रहे हैं। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अभी ये स्टेटमेंट समझ लिए। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन होता क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमारी जमीन है जहाँ पे हम जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये जो लैंड है, हमारे पास दो चॉइस है। या तो हम इस लैंड पे वीट ग्रो करें, या तो हम इस लैंड में राइस ग्रो करें। ये दो चॉइसेस होती हैं हमेशा, क्योंकि मान लेते हैं ये जो मेरी लैंड है वो क्या हो गई, वो मेरी लिमिटेड रिसोर्सेज हो गई, है ना। इतनी ही लैंड है हमें, इतनी ही लैंड में हमारे पास रिसोर्सेज है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये भी पढ़े थे हम। इसके पास हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हम इसमें वीट भी ग्रो कर सकते हैं और हम इसमें राइस भी ग्रो कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? उसके बाद हमें ये पता है कि इस लैंड में, पूरे लैंड में अगर हम सिर्फ वीट ग्रो करेंगे, तो वो जितना भी वीट का प्रोडक्शन होगा, उनको अगर हम मार्केट में सेल करने जाएंगे, बेचने जाएंगे, तो टोटल 5,000 रुपीज हमें मिलेगा। इस पूरे वीट को जितने भी ग्रो किया उसको अगर हम मार्केट में बेचने गए तो हमें कितना मिलेगा, 5,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस पूरे लैंड पे वीट ना प्रोड्यूस करके राइस को प्रोड्यूस करते हैं, राइस का क्रॉप लगाते हैं, तो जितना भी राइस इस पूरे लैंड पे होगा उसको अगर हम मार्केट में सेल करने जाएंगे तो हमें जो है टोटल 4,000 रुपीज मिलेगा सेल करके। ये बात समझ में आई? यस। ओके। तो इस केस में जब हमें पता है कि वीट को सेल करके 5,000 रुपये मिल रहा है, राइस को सेल करके 4,000 रुपये मिल रहा है, तो जो फार्मर है या जो प्रोडक्शन कर रहा है उसने वो कौन सा बेस्ट चूज करेगा, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इन ऑल्टरनेटिव में से चूज करना? वीट वीट। वीट, बिल्कुल वीट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि उतने ही जगह पे उतने ही रिसोर्सेज करके वीट करने पे हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है ना, इन कंपैरिजन टू राइस। और हमारे पास यही दो ऑप्शंस थे, यही दो ऑल्टरनेटिव्स थे। तो फार्मर क्या करेगा, वो वीट चूज करेगा। वो बोलेगा कि हम वीट का ही प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो उसने वीट के प्रोडक्शन करने के लिए वीट को चूज कर लिया। उस वीट के प्रोडक्शन करने के लिए जो वीट का नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, यानी कि वीट के अलावा जो दूसरा मेरे पास ऑप्शन था, उसे क्या किया, ये फॉरगॉन, मतलब जाने दिया। वीट चूज करने के बाद जो उसका नेक्स्ट बेस्ट दूसरा, वीट को छोड़ के जो दूसरा एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, अगर वो वीट ना किया होता तो वो क्या कर रहा होता, राइस कर रहा होता, है ना। तो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है उसने उसको फॉरगॉन कर दिया। फॉरगॉन कर दिया मतलब जाने दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? राइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ राइस, ये 4,000 रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इस केस में बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, 4,000 रुपीज। जिस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम फॉरगॉन कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट हमने तो चूज कर लिया, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा उसको हमने चूज कर लिया। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, जो सेकंड दूसरा बेस्ट ऑप्शन था, उसे हम फॉरगॉन करते हैं वो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए। तो जो सेकंड बेस्ट फॉरगॉन हुआ वही बन जाता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। एक ऐसे एक और बात समझते हैं कि मान लो एक और एग्जांपल है कि एक बॉक्स बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ना। और हमें पता है कि हर बॉक्स का प्राइस अलग अलग है। इस बॉक्स को मार्केट में सेल करते हैं तो 80 रुपीज मिलता है, इसमें 70, इसको बेचेंगे तो 77 रुपीज मिलेगा, है ना। इसे बेचेंगे तो 60 रुपीज मिलेगा, इसे बेचेंगे तो जो है 65 रुपीज मिलेगा। तो इनमें से जो है प्रोड्यूसर है वो कौन से बॉक्स को मार्केट में सेल करना चाहेगा? मैम जिसका मैम 80। जिस बॉक्स का प्राइस होगा क्या, 80, वो मार्केट में सेल करेगा। और इस पर्टिकुलर बॉक्स को चूज करने के लिए उसने किस चीज को फॉरगॉन किया?
77। 77 वाले बॉक्स को, तो ये क्या हुआ, ये फॉरगॉन हुआ, तो ये 77 जो है क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल में 77 रुपीज वाला बॉक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। क्या हुआ मैम वो तो नहीं बेचे। क्या? मैम अपॉर्चुनिटी 77। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेकंड बेस्ट, मतलब बेस्ट तो हमने खुद ही चूज कर लिया, ये हम जा रहे हैं मार्केट में बेचने, लेकिन जो उसके बाद हमने किस चीज को फॉरगॉन किया, अगर हमें ये ना होता तो हम इसी को ना चूज किए होते, 77 को ही चूज किए होते अगर हमारे पास 80 का ऑप्शन नहीं होता। तो इन बाकी सब में भी ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहलाएंगे, 70, 65, 60 ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहलाएंगे। जो सेकेंड बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट क्या होती है डेफिनेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, है ना, ये होता है डेफिनेशन कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो अगला यानी कि जिससे हमने छोड़ दिया उस ऑल्टरनेटिव से जो बेस्ट तो हमने चूज कर लिया, जो नेक्स्ट बेस्ट था वो होता है, उस चीज के कॉस्ट को बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट क्लियर? यस कोई डाउट है इसमें? यस मैम। नो मैम डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग ही। यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग पीपी स्केड्यूल, ये जो हम लोग टेबल बनाते हैं ना उसको हम लोग अभी अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज में स्केड्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये जो ऐसे हमने टेबल बनाते हैं उसमें नंबर्स लिखते हैं, ए की क्वांटिटी, बी की क्वांटिटी, जैसे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, स्केड्यूल है ये, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल है। हमें कैलकुलेट करना है एमआरटी ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की एमआरटी यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। कैसे होगी कैलकुलेट? मैम सेक्रीफाइस इनकी फॉर्मूले। तो निकालेगा कौन, चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो। यहाँ हम टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक जगह लिखेंगे क्या, गुड एक्स, है ना, फिर दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्या, एक दूसरा कॉलम बनाएंगे, मतलब उसमें लिखेंगे गुड वाई, और फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, एम आर टी। अब एम आर टी कैसे कैलकुलेट होगा ये निकालो, ए बी सी ये सब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हो रहा है कैलकुलेट? मैम बताएं। बिल्कुल। मैम जब तो जो यूनिट है हाँ वो तो फिर मैम दूसरा मैम। जीरो वाले में कुछ होगा, यस मैम। जीरो वाले में एमआरटी कुछ आएगा? नो मैम। नहीं आएगा, हाँ ठीक है, जीरो वाले में डैश करेंगे, फिर 1 से 2 हुआ, 1 का चेंज हुआ, और यहाँ कितना चेंज हुआ, 6 होती है तो मैम 1 से मैम 1 बढ़ गया। हाँ रेशियो क्या बनेगा, 2:4। जीरो, यहाँ पे क्या हुआ था, 1 का चेंज हुआ था, और उसके बाद 14 से 13 में भी 1 का चेंज हुआ था, तो दोनों में रेशियो क्या बनेगा, चेंज का रेशियो बनाते हैं ना, तो 1:1 बनेगा। वीडियो नहीं हाँ थोड़ा दिख रहा है। देखो
यहाँ देखो, फिर क्या x में किसके कितने का चेंज आया था, फिर x में 1 का चेंज आया था, और y में 13 से 11 हो गया था, ऐसा चेंज आया था, यानी कि कितने यूनिट का चेंज था, 2 का। तो अगर हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2, तो हमेशा सैक्रिफाइस वाला ऊपर लिखते हैं और गेनिंग वाला नीचे लिखते हैं। इसका मतलब है रेशियो क्या बनेगा, 2:1। फिर जो है, फिर यहाँ 1 का चेंज आया, और यहाँ पे कितने आया, 3 का चेंज आया। इसका मतलब है 3/1 क्या बन जाएगा रेशियो, 3:1। फिर यहाँ पे क्या है, 5 का चेंज आया यहाँ पे, तो ये 4 लिखा हुआ है, गलत है ये, 5:1 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? क्या करते हैं, ऊपर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का चेंज लिखते हैं, चेंज ऑफ सैक्रिफाइस्ड गुड्स, जो भी है, जितना भी गुड सैक्रिफाइस किए रहते हैं, उनका चेंज का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा जाता है। ठीक है, ओके। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1 मैम, मोर क्वेश्चंस मैम। देखो बताते हैं, और क्वेश्चन भी करा रहे हैं अभी, पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो। लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉयड पर्सन अविनाश इज लुकिंग फॉर जॉब एंड गेट्स 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज उसे क्या क्या मिली है, इन ICICI बैंक विद 20,000 रुपीज सैलरी, in HDFC Bank with rupees 25,000 salary, and in Axis Bank with rupees 18,000 salary. So you have to tell me what is the opportunity cost here. मैम 20,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 20,000, क्योंकि वो चूज कौन सा जॉब करने वाला है, 25,000 वाला। तो यानी कि उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था 20,000। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अविनाश विल बी 20,000। इस तरीके से बताएंगे हम, है ना। यहाँ लिखा नहीं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें MOC कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिख रहा है? यस 0 1 2 3 4 5 है, फिर है 100 95 85 17 50 25। हो गया? Have you done? Have you done? कितना टाइम लगेगा मैम, हो गया। सबका? सबका हो गया? हाँ ओके। तो कॉमोडिटी X, कॉमोडिटी Y
एंड ऐसा लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 एक्स का है और वाई का 100 95 85 70 50 एंड 25। ठीक है, तो क्या आया पहला आंसर? फर्स्ट वाले का तो कोई रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा है, तो डिवाइडेड बाई अगर जीरो करेंगे गेनिंग में तो ऑब्वियसली जो है इन्फिनिटी आंसर आता है, तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, डैश। ठीक है, उसके बाद कितना डिफरेंस है, 5 हाँ 5:1 है ना, तो आंसर हो जाएगा कितना, 5 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, कितने का डिफरेंस है, 10:1 10:1, 1 ओके 10:1। उसके बाद 15:1 फिर 15 है, सबका सेम है, yes ma'am ओके फिर नेक्स्ट 15:1 70 और 50 माइनस करेंगे तो 20 आएगा ना, 20:1 हाँ 20, फिर 25, 25:1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालना है, सॉरी एमओसी या एमआरटी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैम दोनों सेम एमओसी और एमआरटी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमआरटी क्या होता है ना, ये रेशियो होता है। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो बना के लिख रहे हैं तो ऐसे इस तरीके से इस टू करके, तो ये बन गया क्या, एमआरटी, इसे बोलेंगे एमआरटी। और अगर हम इसे सिंपल 5 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, फिर यहाँ 15 लिख दिए, देखो ऐसे, और यहाँ पे 20 लिख दिए, यहाँ 25 लिख दिए, तो ये बन गया एमओसी। समझ में आया, yes रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे तो, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गया या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया, अगर उसे हम सॉल्व करके लिख देंगे रेशियो को। ठीक है, तो एमआरटी पूछते हैं तो मोस्टली जो है हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ही लिखते हैं। ये इसमें सब कुछ समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, no ma'am ओके। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेट एडिशनल, देखो जो सैक्रिफाइस किए रहते हैं ना, इन दोनों के बीच का जितना 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 डिफरेंस रहता है, हम सिंपल लैंग्वेज में उसको भी एमओसी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए, यहाँ पे एडिशनल गेन हो रहा है ना, ये 1 से 2 बन गया, एक एडिशन हो गया, यहाँ पे फिर एक और एडिशन हो गया, हर एक यूनिट एडिशन गेन करने के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया ना। तो एमओसी की डेफिनेशन क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड, जितनी यूनिट सैक्रिफाइस होती है उसके नंबर को, किस चीज के लिए सैक्रिफाइस होती है, एक एडिशनल को गेन करने के लिए, तो उसी को कहते हैं एमओसी। ठीक है, जितनी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि हम ये, हमें यहाँ पता है कि हम 1 1 1 ही गेन करने वाले हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, देख के समझ में आ गया ना। तो बस यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लो कि कितना 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 सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया ना, यहाँ 5 सैक्रिफाइस किया, यहाँ पे 10 सैक्रिफाइस किए, फिर यहाँ पे 15 सैक्रिफाइस हुआ, यहाँ 20 सैक्रिफाइस हुआ, और यहाँ पे 25 सैक्रिफाइस हुआ, तो ये बन गया क्या हमारा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ओके। और इसी तरीके से क्वेश्चन है जिसमें आपको एमओसी फाइंड करना है ना। एमओसी निकालने के लिए अगर बोलेगा तो सबसे पहले रेशियो निकालना, फिर इक्वल टू करके आंसर बता देना, वो बन जाएगा एमओसी। एमआरटी बोलेगा तो रेशियो तक ही हमारा आंसर कंप्लीट, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और क्वेश्चन, अच्छा यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, अभी सॉल्व होगा या होमवर्क दे दें, जो बोलो,
वो दे देना, क्योंकि वैसे भी अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। क्या करना बाकी है? अभी तक हमने वो सेंड नहीं किया है फोटोज, जो रोटेशन और शिफ्ट वाला है। तो अभी सेंड करते हैं नोट्स, रोटेशन कर लिखने का और शिफ्ट वाला लिखने का। ठीक है, उसको कॉपी में कंप्लीट करना, उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं और आज जो है यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो 12:30 वाले क्लास में पूछ लेना जरूर से। उससे पहले हम अभी 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 जस्ट थोड़ी देर में ही ये सेंड कर देते हैं सारा, क्वेश्चंस भी और आज के जो कल वाले नोट्स थे वो भी। ठीक है, ठीक है। थोड़ी लेबलिंग कर लेते हैं इस फोटो पे, उसके बाद हम सेंड कर दें। एंड इसको आज सॉल्व करना है, पूरा कॉपी कंप्लीट करनी है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सैटरडे को कॉपी करना है। हाँ हाँ, सैटरडे कॉपी करेक्शन है, कल है ना सैटरडे। तो कौन कौन आ रहा है कॉपी कर लेके? मैम हम मैम मैं हाँ कांक्षा, क्या कह रही हो कांक्षा? और कोई कोई आ रहा है कॉपी लेके? हम्म, अभी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कब होगी फिर? कॉपी पहले क्या? कॉपी कंप्लीट सब पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कंप्लीट नहीं है ना जिनकी, वो कंप्लीट करो, सब लोग जल्दी से कंप्लीट करो। और जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है अभी जो है घर से इतना ज़्यादा निकलना। अगर पॉसिबल हुआ, अगर कोई लेके आने को तैयार हुआ, तब लेके आ सकते हैं कॉपी करेक्शन के लिए। लेकिन कॉपी कंप्लीट करना है, इसका ये मतलब नहीं अगर हम कॉपी करेक्शन करने को ला नहीं रहे तो हम अपने कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे। नोटबुक अप टू डेट रखो, टाइमली कंप्लीट करो, इससे तुम ही लोगों को फायदा होगा, है ना? पेंडिंग वर्क नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉपी कंप्लीट करनी होती है। तो कॉपी कंप्लीट करो टाइम से, सो दैट हमें प्रैक्टिस करने का और सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल जाए। और उसके बाद जो है ना, क्या होगा कि अपना आराम से हम लोग अकाउंटेंसी बैठ के लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का बैठ के लगा सकते हैं। ये दोनों काम कर सकते हैं अगर वर्क कंप्लीट रहेगा तो। अभी थ्योरी। अभी थ्योरी चल रहा है अकाउंट्स में? यस कौन से चैप्टर पे हो? मैम चैप्टर अकाउंट्स के वो जो टर्म्स थे, अकाउंटिंग टर्म्स, वो कंप्लीट हो गए? यस मैम। हाँ, तो बस इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, लेजर वाले चैप्टर, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में। मैम पहले अकाउंट क्या? हाँ अकाउंटिंग, हाँ इक्वेशन वगैरह रहेंगे पहले, उसके उसमें भी है थोड़ा बहुत। न्यूमेरिकल वहीं से स्टार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह जहाँ खत्म होगा ना उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में भी न्यूमेरिकल आएंगे अभी बहुत सारे, और माइक्रो में भी थोड़े थोड़े हैं। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, सेंड नोट सेंड कर देंगे अभी हम 12th की क्लास लेने के बाद। ठीक है।